आवाज आ रही है? नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार। आवाज आ रही है ना? आ हाँ रहा है सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सिंह जी नमस्कार। कश्यप जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। नमस्ते। आ, शर्मा जी नमस्कार। नमस्ते सर। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। आज पोजीशन कुछ मैंने अपना बदला है। यस सर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए ही बदला है। देखिए, बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है। जी सर, जी सर। और बोर्ड पे यदि कुछ लिखा है तो वो दिख रहा है या नहीं, ये भी जरा बता देंगे। सर थोड़ा सा इसको हमारी तरफ से तो सर लेफ्ट जाएगा तो अच्छा रहेगा सर। नहीं, अब जो पोजीशन है ये बहुत। बिल्कुल 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 दीपक सर। हाँ, वो यही पोजीशन बना पाए हैं। ठीक है ना? तो हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि कुछ लिखना जरूरी होगा तो इसीलिए हमने इस तरह से आज लिया हुआ है। पहले क्लास में तो हम लोगों ने वर्ष कुंडली को और प्रश्न कुंडली को सिर्फ समझने का प्रयास किया था, और अब हम लोग ना प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम लोग, आज तो प्रयास होगा कि हम वर्ष कुंडली को का निर्माण कैसे करते हैं, और जब हम लोगों को निर्माण करना आ जाएगा तभी हम लोग आगे इसको अच्छी तरह से कैसे समझते हैं इस विषय को जान पाएंगे। कश्यप जी लगता है कि अभी रास्ते में हैं, उनकी गाड़ी चल रही है। यस सर। बिल्कुल ठीक पकड़ा है सर। ना ना, बहुत तेज पिक पकड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से आइए। अगर सर कुछ नहीं विलम्ब हो जाए ड्राइवर है सर। मैं तो पीछे बैठा हूँ आराम से। कोई अच्छा अच्छा, हाँ चलिए तब फिर नहीं, कोई 15-20 मिनट में रहूंगा। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये डॉक्टर साहब को लगता है मैसेज मिला कि नहीं। उन्होंने बोला था कि सर कैसे आप पढ़ाएंगे, तो हमने कहा था कि हम बोर्ड का प्रयोग कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। तो इसीलिए हम आज प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा तो हमको बता दीजिएगा। सागल जी नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। और छोटे बालक को भी बोल दीजिए मेरा नमस्कार। नमस्कार। हाँ हाँ, वो भविष्य है आगे ज्योतिष का। नमस्ते नमस्ते। छोटे वाला को सबका प्यार सर। छोटे जी वाला को सबका प्यार सर। बिल्कुल, सबका प्यार है। धन्यवाद सर। पाठक सर प्रणाम। प्रणाम सर प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। पाठक जी आ गए लगता है क्या? हाँ सर। प्रणाम गुरुजी। आपको मैं पहले क्लास में ढूंढ रहा था। बिछड़ने का तो खत्म चक्करबाजी फिर करते हो। तो हम लोग अब विपिन जी भी आ गए, अच्छी बात है। ये यादव जी के नाम से, कैलाश यादव जी के नाम से कौन है, हम उनको चाहेंगे कि अगर अपना वीडियो ओपन कर दें तो हम उनको देख पाएं। जी जी। क्या गुड नेम क्या हुआ आपका? आप मेरठ से हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए फिर आप बोलिएगा। कैलाश यादव। अच्छा, आपका नाम ही है कैलाश यादव। हाँ जी हाँ जी। कहाँ से हैं आप? गुड़गांव से। अच्छा, गुड़गांव से हैं। हाँ जी। चलिए अच्छी बात है। तो नमस्कार जी। आप बेसिक और एडवांस को तो मालूम होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। पहले दिन आए थे आप क्या? हाँ जी हाँ जी। अच्छा चलिए, फिर आप समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी ठीक है। हमारा नमस्कार जी। प्रयास होगा कि धीरे धीरे आप लोगों को हम बिल्कुल। समझा पाए। चलिए तो अब प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग ना सबसे पहले सोचते हैं कि वर्ष कुंडली की आवश्यकता क्यों।
जब हम लोग सारा कुछ अपने फलित ज्योतिष में सीख ही लिए तो वर्ष कुंडली की आवश्यकता क्यों? और यदि हम वर्ष कुंडली सीख जाएं तो फिर प्रधानता किसको, वर्ष कुंडली को या लग्न कुंडली को? तो हम पहले भी बता चुके हैं कि हमेशा प्रधानता लग्न कुंडली को ही रहेगा, क्योंकि उसी को आधार मान करके तो सभी कुंडलियों का निर्माण किया जाता है। इसीलिए कभी भी लग्न कुंडली जो हमारे जन्म के समय बनता है उससे अच्छा और कोई कुंडली नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग सूक्ष्मता से अध्ययन कर सकें, इसके लिए जितना ज्ञान हासिल कर सकते हैं करना चाहिए। अब वर्ष कुंडली का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले आज हम लोग उसी को समझेंगे। और बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है और आज के ही क्लास में हम लोग उसको समझ जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कदम जी हमेशा पढ़ते लिखते रहते हैं। डॉक्टर साहब भी आज जुड़ गए हैं, नमस्कार करेंगे आप दोनों को। और हम ये कहेंगे कि वर्ष कुंडली में जो मूल रूप से इसको सूर्य कुंडली भी कहा जाता है, अर्थात ये सूर्य के ऊपर आधारित कुंडली है। अब सूर्य के ऊपर आधारित कुंडली है। नमस्ते सर। नमस्ते। तो हम इसको किस तरह से समझेंगे? तो यहां सबसे पहले शब्द आता है एक ध्रुवांक का। तो हम उम्मीद करेंगे कि यदि ध्रुवांक के विषय में आप लोगों में से किसी को जानकारी हो तो हमको हाथ खड़ा करके बताइए, फिर आगे हम बढ़ें। चलिए, कोई बात नहीं है। तो ध्रुवांक हम किसको कहते हैं? तो हम लोग चूंकि अब पौराणिक पद्धति से थोड़ा आगे बढ़ गए हैं और उसको यदि आप जाकर के पढ़ना प्रारंभ करेंगे ताजिक नीलकंठी में तो वहां भी आपको समस्या होगी। तो इसीलिए वर्तमान समय में हम उसको किस तरह से बनाते हैं उसको समझने की जरूरत है। तो ध्रुवांक किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट और 10 सेकेंड, ये एक सौर वर्ष कहा जाता है। इसको एक सौर वर्ष पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम लोग कहते हैं 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट और 10 सेकेंड। लेकिन हम लोग जब भूकेंद्रीय पद्धति से जब ज्योतिष को पढ़ते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं कि जो पृथ्वी का अक्ष है उसी पे सूर्य को परिक्रमा करता हुआ देखते हैं। तो अब हम लोग अपने भाषा में क्या प्रयोग करते हैं कि एक भचक्र को अर्थात क्रांति वृत्त को पूरी तरह से घूमने में सूर्य को केपलर के सिद्धांत के आधार पर 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट और 10 सेकेंड का वक्त लगता है। अब ये जो 6 घंटे, 9 मिनट और 10 सेकेंड का वक्त लगता है, यही तो आगे चल करके लीप ईयर में परिवर्तित होता है। और हम लोगों का तो ये तिथि वृद्धि और तिथि क्षय होने के कारण वर्तमान महीना जो अभी चल रहा है आश्विन का, ये महीना 2 महीने का हुआ था। इसीलिए श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के 1 महीने बाद हम लोगों का दुर्गा पूजा प्रारंभ हुआ था। तो हमारे सिद्धांत में मल मास आ जाता है या अधिक मास आ जाता है, इसको अधिक मास भी बोलते हैं। और केपलर के सिद्धांत के अनुसार वहां जो 6 घंटे, 9 मिनट और 10 सेकेंड की वृद्धि होती है वो जाकर के लीप ईयर में 29 दिन का फरवरी हो जाता है। अर्थात जो लीप ईयर होता है वो 365 के जगह 366 दिन का हो जाता है। अब वहां सूर्योदय और सूर्यास्त, अब वो जो 9 मिनट आप समझना है कि 4 साल में होता है,
तो 4 साल में जब होता है तो 6 चौक 24, 24 घंटा तो पूरा हो गया। अब फिर अब 36 मिनट और 40 सेकेंड एक्स्ट्रा होता है, तो उसको भी वो आयन करेक्शन वगैरह वगैरह में एडजस्ट होता है। आगे इसको समझेंगे, यहां हम बहुत भारी करना नहीं चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ध्रुवांक को समझने के लिए और ध्रुवांक को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, तो हम लोग उसी को सबसे पहले समझते हैं। और अब हम आप लोगों को थोड़ा बोर्ड पर बताने के लिए प्रयास करेंगे। आज हम लोगों को ध्रुवांक ज्ञात करना है। हम लोग ये जानते हैं दिन, घंटा और मिनट, और यहां सेकेंड भी ले लीजिए। ये हो गया 365 दिन, 6 घंटा, 9 मिनट और 10 सेकेंड। ये सूर्य को पूरा भचक्र का एक पूर्ण परिक्रमा करने में लगने वाला समय। अभी हम लोग सिर्फ इसी बात पर ध्यान देंगे, कहीं और ध्यान नहीं जाएगा। क्या वर्ष कुंडली, क्या प्रश्न कुंडली, कुछ नहीं सोचना है, यहां ध्यान देना है। तो 362 दिन, 6 घंटा, 9 मिनट और 10 सेकेंड का वक्त हम लोगों को लगता है एक भचक्र पूरा करने में। अर्थात इस पॉइंट से यदि सूर्य प्रारंभ होता है, मान लीजिए यहां से सूर्य चलना प्रारंभ होता है, तो फिर यहां जब पहुंचेगा तो उसको इतना वक्त लगेगा। दूसरा चीज हम लोग क्या जानते हैं कि 52 सप्ताह का साल होता है। आगे कैलेंडर निर्माण कैसे किया जाता है वो भी बता देंगे, कभी समय मिलेगा तो। हम लोग ये जरूर जानते हैं कि 52 सप्ताह का साल होता है, अर्थात एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो किसी भी साल में 52 सप्ताह होता है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राप्त होगा 364 दिन। ये समझ गए? 52 सप्ताह का एक वर्ष होता है और सप्ताह 7 दिन का होता है। इसको 7 से गुना करेंगे तो 364 दिन प्राप्त होगा। अब ये जो अंतर है, इसी अंतर को हम लोग ध्रुवांक कहते हैं। अर्थात यहां क्या हो गया, एक दिन, अब यहां लिखते चलते हैं 6 घंटा, 9 मिनट और 10 सेकेंड। ये जो एक दिन, 6 घंटा, 9 मिनट और 10 सेकेंड हुआ, ये एक वर्ष का ध्रुवांक हुआ। अब यहां हम लोग क्या लिखेंगे, एक वर्ष का ध्रुवांक। अब ये एक वर्ष का ध्रुवांक हम लोगों को प्राप्त हो गया। वर्ष कुंडली हर एक वर्ष बनता है, अर्थात जिस साल आपका जन्म हुआ, अगर उसी साल का वर्ष कुंडली देखना है तो आपका जन्म कुंडली और वर्ष कुंडली में कोई अंतर नहीं होगा। सेम टू सेम, जैसा जन्म कुंडली बनेगा वैसा ही वर्ष कुंडली बनेगा। जैसे ही दूसरा साल आएगा तो वर्ष कुंडली आपके जन्म कुंडली से भिन्न होता चला जाएगा और फिर वो प्रत्येक साल भिन्न होता रहेगा। तो यहां 2 वर्ष का, दूसरे वर्ष का वर्ष कुंडली बनाना है, 5वें वर्ष का वर्ष कुंडली बनाना है, 10वें वर्ष का वर्ष कुंडली बनाना है। कौन से वर्ष का वर्ष कुंडली बनाना है ये हम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि ये तो हमने एक वर्ष का ध्रुवांक प्राप्त कर लिया। अर्थात सप्ताह से प्राप्त वर्ष के दिन को केपलर के द्वारा प्राप्त, जो सूर्य सिद्धांत से जिसको कहते हैं प्राप्त, सौर वर्ष में लगने वाले समय में यदि सप्ताह में लगने वाले दिन को घटा दें तो जो शेष होता है वही एक वर्ष का ध्रुवांक होता है। अब जब हम लोगों को एक वर्ष का ध्रुवांक प्राप्त हो गया, अब हम लोगों को यदि कहा जाए कि 5 वर्ष का ध्रुवांक निकालिए तो हम लोग क्या कहेंगे कि 1 डेज, 6 आवर्स, 9 मिनट
और 10 सेकेंड। अब इसको 5 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कि अब हम 5 साल का ध्रुवांक प्राप्त कर रहे हैं। तब इसको गुना करेंगे तो ये 50 सेकेंड हो जाएगा और ये 45 मिनट हो जाएगा और ये 30 आवर्स हो जाएगा और ये 5 डे हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये 60 सेकेंड तक चलता है, यहाँ भी 60 मिनट तक चलेगा। ये 30 आवर्स हो गया तो इसमें से -24 कर देंगे। अब देखिए कि ये जो 24 अर्थात एक दिन हो गया तो यहाँ प्लस ये हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा 6 डे। अब ये बच जाएगा 6 घंटा 45 मिनट और 50 सेकेंड। तो ये जो 6 दिन 6 घंटा 45 मिनट और 50 सेकेंड जो प्राप्त हुआ ये 5 साल का ध्रुवांक हुआ। अब इसी को यदि हम लोगों को कहना है कि हमको 15 साल का करना है या 10 साल का करना है, जितने भी साल का करना है, एक उदाहरण और ले लेते हैं कि मान लीजिए ये कहेंगे कि हम थोड़ा विषम में ले लेते हैं तो 14-15 साल का 15 साल का प्राप्त करते हैं तो 1 डेज 6 आवर्स 9 मिनट और 10 सेकेंड ये ध्रुवांक है 1 वर्ष का। तो अब इसको फिर 10 से हमको मल्टीप्लाई कर देना है तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि यहाँ 100 सेकेंड आ जाएगा। पहले आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी करने की गणित में जरूरत नहीं है। फिर ये 90 मिनट यहाँ लिख दीजिए, फिर ये 60 घंटे यहाँ लिख दीजिए और फिर ये 10 दिन यहाँ लिख दीजिए। अच्छा 10 से ही कर लिया, चलिए रहने दीजिए, कोई नहीं, आगे 15 साल होगा तो 15 से करेंगे ना। जी जी, अब 10 से भी समझ लीजिए, फिर आगे 15 से भी बता देंगे तो ये तो दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या है, ये 100 सेकेंड है तो यहाँ बचेगा 40 सेकेंड और ये हो जाएगा 91 मिनट। अब 91 मिनट हो गया तो इसमें से 60 निकल जाएगा तो ये 61 घंटा हो जाएगा और यहाँ पे अब कितना मिनट बच जाएगा 31। जी 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 31 मिनट। अब ये कितना हो गया 61 आवर्स है तो इसको 24 से डिवाइड कर देंगे तो 24 से करेंगे तो 24 का गुना किसमें से ऐसे कर सकते हैं आप 60 डिवाइडेड बाय 24 तो ये 12 घंटा बच जाएगा। तो यहाँ एक और आया हुआ है तो ये 13 घंटा हो गया और यहाँ 10 के बाद पास अब कितना जोड़ना पड़ेगा 2 तो ये 12 दिन हो गया। अर्थात ये रिजल्ट आ गया हमारा कि 12 डेज 13 आवर्स 31 मिनट और 40 सेकेंड हमारे 10 साल का ये ध्रुवांक प्राप्त हो गया। अब क्या है कि हमेशा से ये डेज बढ़ता रहेगा तो हम लोगों को क्या करना है कि 7 से ये जैसे ही आगे बढ़ जाए तो 7 के गुणक से इसको घटा देना चाहिए। तो जैसे 12 है तो अब 12 को 7 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ 7 एकम 7 और रेस्ट कितना बच गया 5। तो अब हम इसको 5 डे 13 आवर्स 31 मिनट और 40 सेकेंड ये शोधित ध्रुवांक हुआ 10 साल का। जैसे ही ये 7 से अधिक हो जाए, डेज 7 से अधिक हो जाए, तब हम लोगों को क्या करना है कि 7 के गुणक को इसमें से घटा देना है और जो रेस्ट बचेगा अर्थात जो रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, उसी को यहां लिखना है। ठीक है, एक और कर लेते हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने का मतलब कहते हैं कि 50 वर्ष का भी निकालना है, 55 वर्ष का भी निकालना है, 25 वर्ष का भी निकालना है, किसी भी साल के लिए ध्रुवांक निकालना है।
तो यहां हम इसको 25 से गुना कर देते हैं और अब हमको 25 साल का ध्रुवांक प्राप्त करना है। तो अब 25 से गुना करेंगे तो ये 250 सेकेंड हो जाएगा। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 मिनट हो जाएगा। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 घंटा हो जाएगा और 25 को 25 यहां डेज हो जाएगा। अब फिर इधर से शोधन करते हुए चलें तो यहां 6 चौक 24 अर्थात 4 मिनट इसमें प्लस हो जाएगा। अब यहां बच जाएगा 10 सेकेंड। अब ये 29 हो जाएगा तो फिर इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 180 अर्थात 229 डिवाइडेड बाय 60 तो 180 9 49 मिनट यहां बचेगा। और अब ये कितना से भाग पूरा कितना लगा, यहां भागफल कितना हुआ तो 3 हुआ, तो 3 आवर्स में जुड़ जाएगा। अब 150 के जगह पे क्या हो गया, 153 घंटे प्राप्त हो गए। तो 153 घंटे को हमको 24 से भाग देना है। समझ गए? तो जब 24 से भाग देंगे तो हमको लगता है कि 6 टाइम्स तक में पूरा लग जाएगा, या जो रिमाइंडर बचेगा वही तो लिखना है। तो यहां लिखिए 24, 2 बच गया, 12 2 14। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि कोई कैलकुलेशन में भूल भी हो जाए। तो 13 में से 4 गया तो 9 और यहाँ 0 और ये भी। तो ये क्या हुआ कि 6 दिन हमारा पूरा निकल आया और रेस्ट कितना हावर्स बच गया तो 9 हावर्स यहां बच गया। अब ये क्या हो गया तो 25 और 6 कितना हो गया 31 दिन 9 घंटे 49 मिनट और 10 सेकेंड। अब ये 31 दिन 9 घंटे 49 मिनट और 10 सेकेंड ये 25 साल का ध्रुवांक है। अब चूंकि ये डेट जो है डेट ये 7 से अधिक है तो हम इसको फिर क्या करते हैं कि 31 को 7 से भाग दे देते हैं। तो यहां पे हमको क्या बचा 3 डे 9 हावर्स 49 मिनट और 10 सेकेंड। ये हमारा शोधित ध्रुवांक प्राप्त हो गया। अर्थात 25 साल का अगर पूर्ण वर्ष का ध्रुवांक प्राप्त करेंगे तो 3 दिन 9 घंटे 49 मिनट और 10 सेकेंड हमको प्राप्त हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसको समझने में आप लोगों को तकलीफ नहीं आई होगी। अब जो ये ध्रुवांक हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, ये आप जानिए 2-4 बारी प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे वर्तमान समय में हर एक पुस्तक में सारणी दिया होता है, 5-5 साल के अंतर का सारणी दिया होता है, 1 साल 2 साल 5 साल ऐसे सारणी दिया होता है। तो वहां लोग जोड़ करके भी साधारण रूप से निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को जो ये ध्रुवांक प्राप्त होता है, इसी ध्रुवांक के आधार पर आगे वर्ष प्रवेश कुंडली का हम लोग निर्माण करते हैं। ठीक है, अब वर्ष प्रवेश कुंडली के निर्माण करने के लिए हम लोगों को और किन किन बातों की जरूरत होती है, इसको भी समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या लेना होगा, आप समझिएगा। ये तो हमने 52 सप्ताह ले लिया और ध्रुवांक प्राप्त कर लिया। तो किसी भी जातक का अब सबसे पहले हम लोग जन्म तिथि जो भी है, जिसको डेट ऑफ बर्थ कहते हैं, इस तरह से ले लीजिए डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए मैंने लिया 6 जून 1981, बर्थ टाइम 7:35 AM
और बर्थ प्लेस मेरठ उत्तर प्रदेश, ये हमको प्राप्त है। अब यहाँ पे एक चीज हम लोगों को और प्राप्त करने की जरूरत है। वो क्या जरूरत है? जन्म वार, जन्म वार प्राप्त करने की जरूरत है। और वार कौन सा है? तो इस जातक का जो जन्म हुआ था वो शनिवार का जन्म था। अब बात को बड़े आराम से समझिएगा। अब जो ये वार की जरूरत है, तो सबसे पहले गणितीय पद्धति में ये जानना जरूरी है, क्योंकि यही मुख्य भूमिका में रहेगा। तो अब जो वार है उसको अंकों में जानना है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि सोमवार से हमारा सप्ताह प्रारंभ हो जाता है, लेकिन नहीं, हमारे इस विधा में रविवार का मतलब 1, सोमवार का अर्थ है गया 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6 और शनिवार 7। क्योंकि हम लोगों को वार ही ढूंढना है, इसलिए भी वहां जो देख रहे थे कि 7 के गुणक को हम ध्रुवांक में यदि 7 से अधिक दिन प्राप्त हो रहा था तो 7 के गुणक को वापस कर रहे थे। तो ये वार प्राप्त करना है, और वार में रविवार अगर होगा तो 1 लेंगे। अब यहाँ पे जातक का जन्म शनिवार को है, तो हम इसके लिए नंबर 7 रखेंगे। ये क्लियर हो गया आप लोगों का? अब जिसका जन्म मंगलवार का होगा तो यहां नंबर क्या रखेंगे? बोलिए, कोई एक आदमी खोल के बोल लीजिए। 2 3 रखेंगे। हाँ, अगर गुरुवार का जन्म होगा तब क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। यहां तक समझ में आ गया ना आप लोगों को? जी। हम लोगों को ना वार सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पकड़ना, समझ गए? अगर वार को हम अच्छी तरह से नहीं पकड़ पाएंगे तब हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि संबंधित वर्ष कुंडली जो हम लोगों को बनाना है, सबसे पहले उसका पूर्ण वर्ष निकाल लेते हैं। तो अगर हम इस 81 साल 6 जून 1981 में जन्म है, तो अब ये जून के 6 जून के ही आसपास 1 साल पूरा होगा, ऐसा तो हम लोग जानते हैं जी। हाँ। अब 6 जून अर्थात 6 जून 2020 में इस जातक का उम्र कितना हो गया होगा? 38 साल, और ये पूर्ण हो गया होगा। समझिएगा, आप लोग माइनस कर लीजिएगा। अब इतना कर ही सकते हैं कि हम जिस वर्ष का निकाल रहे हैं उस वर्ष से जन्म के वर्ष को घटा देंगे, तो वो पूर्ण वर्ष हो जाएगा। अब हमको प्राप्त कौन से वर्ष का करना है? वर्ष कुंडली 39वें वर्ष का प्राप्त करना है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? जी। ठीक है। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे कि 38 साल जो पूर्ण हुआ उसका ध्रुवांक ज्ञात करेंगे। ठीक है? हाँ ना में जवाब दीजिए। हाँ जी सर। हाँ, तो अब 38 साल का हम लोगों को सबसे पहले ध्रुवांक ज्ञात करना है, तो आप लोग भी कीजिएगा। और यहाँ पे हम अब ये डिफरेंट है तो इसको करना है हम लोगों को, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले 38 साल का ध्रुवांक प्राप्त करें और गणनाओं से प्राप्त करें। उससे बेहतर है कि हमने जो पद्धति बताई उसी से। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि ये सारणी है, यहाँ से देख के बताइए। अगर हम सारणी नहीं देख पाए, मेरे पास सारणी नहीं है, तो क्या हम अब बना ही नहीं सकते? तो यहाँ पे 1 डेज, फिर वही 6 घंटे 9 मिनट और 10 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 38। अब आप लोग यदि क्या नाम कहते हैं, कोई मोबाइल पर हो
तो गुना कर करके बताते रहिएगा। तो ये तो 380 हो गया, 228, 342, 380। अच्छा सर बस जल्दी हो गया। ये हो गया, ये कितना होगा अगर ये मिनट वाला ठीक है? 382 मिनट, 342। 342 होगा, हाँ। अब ये घंटा में कितना हो जाएगा? 228 होगा सर। और डेज में 38। ठीक है ना? यहाँ जी सर। तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करना है कि 380 सेकेंड को 60 से भाग दे देना है। 5 36, 229। 6 आ जाएगा, 60 20 तो 6 इधर ले लेंगे और यहाँ 20 बच गया। 20 सेकेंड बच जाएगा, ठीक है ना? अब हम लोगों को मिनट वाले को सॉल्व करना, तो 342 और 6 कितना हो गया? 348। 348। और इसको अगर हम फिर 60 से भाग देते हैं 5 तो यहाँ 5 आ जाएगा और ये 300। तो जो रिमाइंडर बचेगा ये मिनट बचेगा और ये घंटा हो जाएगा। तो ये 5 घंटा इधर आ गया और इधर हमारा ये 48 मिनट हो गया। अब इसको घंटे को सॉल्व कर लेते हैं, तो 28 8 13 233 घंटा है और इसको अब हम लोगों को 24 से भाग देना है। तो 9 बार में ये जाएगा, तो 36 21 तो ये हो गया 17 ये 17 क्या बचा हमारे पास? घंटा बच गया। और ये क्या हो गया? डेज हो गया, ये आवर्स हो गया। यही हुआ ना जी? तो ये 17 घंटा और हमारा 9 दिन। तो अब ये 9 दिन जब ऊपर जोड़ेंगे तो अब हमारे पास दिन कितना हो जाएगा? 47। ये हो गया, इतना हमको प्राप्त हो गया। और ये ध्रुवांक है। अब शोधित ध्रुवांक के लिए हम लोगों को क्या करना है? 7 से भाग कर देंगे। तो 47 को 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो दिन कितना बचेगा? 5 दिन 17 घंटे 48 मिनट और 20 सेकेंड। ये प्राप्त हो गया ना जी? अब इसको हम लोगों को लिख लेना है। तो यहाँ लिख लेते हैं। अब देख लीजिए, डे, आवर्स, मिनट और सेकेंड। तो 5 डे, 17 आवर्स, 48 मिनट और 20 सेकेंड। ये हो गया हमारा ध्रुवांक। और ये 38 साल का ध्रुवांक निकल गया। इसमें किसी को कोई कठिनाई नहीं सर। नहीं। अब हमने क्या देखा है कि जन्मवार कितना आया है? 7। तो यहां हम 7 लिख देंगे। क्लियर हो गया? अब जन्म का समय क्या है? 7 घंटे 35 मिनट। यही है? यस सर। ये AM में है। यदि शाम को होता 7:35 तो हम लोग 12 7 19 घंटे 35 मिनट लिख देते। इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं सर। तो AM है, तो यहाँ हम 7 घंटे और 35 मिनट और 00 सेकेंड कर दिए। ठीक है जी? अब इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे सर। जोड़ देंगे। तो अब इन दोनों का जो जोड़ेंगे, तो अब यहाँ देखिए कितना हो गया? 20 सेकेंड, 8 5 13 के 3 और 4 के 7 83 और 14 24 और ये कितना हो गया? 12। अब इसको फिर से यदि हम करें तो ये 20 सेकेंड रहेगा,
यहाँ 23 3 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा और तो ये 1 घंटा हो जाएगा, यही होगा ना? हाँ सर 13 दिन 1 घंटा 23 मिनट 20 सेकंड 23 मिनट और 20 सेकेंड, यही है। जी। तो अब हम लोगों को यहाँ पे ये समझना है कि ये 1 घंटा 23 मिनट और 20 सेकेंड जो आया, ये सूर्य प्रवेश कुंडली में आप लोग जन्म कुंडली बनाते हैं तो क्या क्या लिखते हैं? जन्म कुंडली जब किसी का बनाते हैं तो पहले डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। हाँ तो हमको हाँ तारीख बताना होता है कि किस तारीख में जन्म हुआ है जी। और जन्म का समय बताना होता है, यही होता है ना? हाँ दो चीज बताना होता है। तो अब हम लोगों को यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है कि ये जन्म का समय प्राप्त हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये जन्म का समय प्राप्त हो गया। जन्म का समय नहीं, वर्ष प्रवेश, सूर्य प्रवेश का समय प्राप्त हो गया जी। अब हम लोगों को निकालना क्या बच गया? जन्म का सूर्य समय प्रवेश का डेट, ठीक है ना? तो अब सूर्य प्रवेश का डेट निकालने के लिए अब हम लोगों को साधारण नियम क्या लगाना है, ये जो शनिवार है ना, ये 6 जून के आसपास, अब हमको 6 जून मैं कुछ कोशिश करता हूं कि यहां से ये निकालूं। छह जून के आसपास शनिवार 6 जून को ही पड़ रहा है, समझ गए ना? जी। 6 जून के आसपास 2020 में शनिवार 6 जून को ही पड़ रहा है। तो हम अब क्या करेंगे कि ये जो हमारा आया, हमको इससे थोड़ी होगा। विश्वकर्मा जी प्लीज आप म्यूट करिए। सॉरी सर। ये हमको क्या है कि ये शनिवार हमको ढूंढना था। तो यदि ये शनिवार 6 जून के एक दिन पहले या एक दिन बाद आता, बात समझना है, बहुत साधारण बात है। आगे हमारा कोई मिस्टेक होगा तो हम अगले क्लास में करेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ समझिए, क्योंकि प्रश्न और वर्ष हमको अभी वर्तमान में पढ़ाए भी 6-7 महीने क्या 2 साल हो गए हैं, समझ गए ना? बाकी तो बताते रहते हैं, लेकिन बनाने वाला सिद्धांत तो जब क्लास में होते हैं तभी यूज करते हैं। फलित करना आसान है, ये वाला चीज में ना थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि 6 जून के आसपास शनिवार, यही पकड़ना है आसपास, अर्थात यदि 5 जून को आ जाए या 7 जून को आ जाए या 6 जून को ही आ जाए, ठीक है। तो जिस तारीख को आएगा उसी तारीख को अगर मान लिया जाए कि हम इसको 2021 के लिए बनाना चाह रहे हैं, एक उदाहरण लेना चाहते हैं, आप लोग बात को समझिएगा। तो जून 2021 में जो 6 तारीख पड़ता है वो रविवार को पड़ता है, समझ गए? तो अब शनिवार कब पड़ रहा था? तो 5 तारीख को पड़ रहा था, ठीक है ना? तो हमको क्या लेना है? 5 तारीख लेना होगा, ठीक है जी। तो यहाँ हम लोग क्या ले लेंगे कि उसके बाद अब वो तारीख ले लेंगे और फिर क्या करेंगे कि यही 23 घंटे, कहाँ निकला आपका? यही है ना? 1 घंटा 23 मिनट 20 सेकेंड लगा देंगे और जन्म का जो समय है वही जन्म का समय लगा देंगे, ठीक है ना? तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है जी। वही
टाइम और जन्म का स्थान वही स्थान रखेंगे जो जन्म के समय प्राप्त है। ठीक है ना? इसमें थोड़ा सा लास्ट का कंफ्यूजन है, अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो हम आपको अगले क्लास में सॉल्व कर देंगे। ठीक है? कि हम इसी को 7 से माइनस करके 5 ले लें तो 5वां तिथि हो गया, ये हो गया कौन सा हमारा, गुरुवार हो गया। ठीक है? तो 6 जून के आसपास गुरुवार 2 दिन पहले पड़ता है, जो सबसे नजदीक हो, लेकिन वो एक ही दिन आगे पीछे डेट आना चाहिए, तो इसीलिए वार को ही पकड़ते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, अगर कोई परेशानी होगी तो हम अगले क्लास में आप लोगों का सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो अब क्या है कि हमको वार से वो तिथि आसपास का निकाल लेना है। अगर शनिवार 5 तारीख को पड़ता तो 5 तारीख को ले लेते, और डेट ऑफ बर्थ हम यही, टाइम जो ये प्राप्त हुआ 1 घंटा 23 मिनट 20 सेकेंड, समय यही लेना है, और स्थान जो जन्म के समय जो स्थान बताया गया था वही स्थान रखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत स्पष्टता से आपको उस समय, इस समय जो लग्न डालेंगे वो दिन का आए रात का आए कोई अंतर नहीं पड़ता, वर्ष कुंडली बन जाएगा। उसके बाद जिस तरह लग्न कुंडली में ग्रहों के भोगांश को लिखते हैं काउंट करके, उस तरह से ग्रह के भोगांश को लिख देंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा वर्ष कुंडली तैयार हो जाएगा। उस वर्ष कुंडली के आधार पर आप लोग क्या कहते हैं, वर्ग कुंडली भी बना सकते हैं, और जो पात्यायनी या मुद्दा दशा आदि की बात होती है वो चंद्रमा के भोगांश से जिस तरह से विंशोत्तरी दशा प्राप्त करते हैं उसी तरह से हम लोग यहाँ मुद्दा दशा को प्राप्त कर लेंगे। और वहां पे 120 साल के लिए निकालते हैं। 120 साल में 20 वर्ष, एक संक्षेप में बता देते हैं आप लोगों को। मान लीजिए कि अब हम लोगों को 365 दिन में सारे के सारे 9 ग्रहों की दशा निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक, वो लीनियर इक्वेशन कहते हैं, लिखते हैं चूंकि 120 वर्ष में 20 वर्ष की दशा प्राप्त होती है, किसकी, शुक्र की, तो इसीलिए एक वर्ष में कितने दिन की प्राप्त होगी ये समझ गए आप लोग? जी। अगला इसी तरह से क्योंकि 120 वर्ष में इस वर्ष को आप जैसे भी समझिएगा, शनि की दशा 19 वर्ष की प्राप्त होती है, तो एक वर्ष में अर्थात 365 दिन में कितना होगा, इसी तरह से दशा और फिर अंतरदशा आगे निकाल लेते हैं। इसमें कहीं कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं है। अब आखिरी वाले चैप्टर में जो थोड़ी बहुत आखिरी के समय में जो हम थोड़े कंफ्यूज हुए हैं, हमारा क्या होता है ना कि बड़ा जल्दी शॉर्ट सर्किट होता है, जरा सा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ हम भूल गए, और भूल गए तो अभी याद नहीं करेंगे, याद करेंगे फिर अब आराम से याद करेंगे, अभी याद आएगा भी नहीं। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया। इसमें कोई परेशानी हो या आप लोगों में से किसी को दिक्कत हुआ हो तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, अब फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बंजार, क्या दिक्कत? सर उधर जो हमने लास्ट में जो 13 दिन निकाला तो उसका हमको कुछ नहीं करना है ना, जो 13 दिन लास्ट में आया। अब वो अगले क्लास में हमने कहा, थोड़े हम कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना? ओके ओके सर, ओके। मुझे उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि जो मैंने समझाया है वही ठीक है। आगे फिर भी चेक करेंगे, मैं ये कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, चेक करेंगे। अगले क्लास में 2-4 मिनट लगेगा, बता देंगे, ठीक है ना? ओके ओके सर। ये जो हम सूर्य की जो वो लिखेंगे जी, तो वो जो घंटा मिनट आया है वो ये वाला लिखेंगे जो शोधित होने के बाद आया है। शोधित होने के बाद जो घंटा मिनट आया था ना, तो टाइम के जगह पे यही लिखेंगे, यही लिखेंगे। और ये सिर्फ 1 साल के लिए होगी, 21 ये से लेकर 22 तक। हाँ। तो हर साल हमें नई नई बनानी पड़ेगी वो। अब आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ जो इतना क्रिया करने की जरूरत थी, मैंने शायद पहले दिन बताया होगा, नहीं बताया तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। इतनी जो क्रिया की गई ये क्यों की गई?
सूर्य प्रवेश कुंडली का मतलब ही होता है कि जन्म के समय सूर्य जितने भोगांश पर स्थित था, अर्थात अभी तुला राशि में चल रहा है, आज कौन सा तारीख है? 30 अक्टूबर है। तो मान लीजिए 16 को बदल गया होगा या 15 को, तो 15-16 डिग्री का सूर्य होगा। आज किसी का जन्म होता है, तो आपके जन्म के समय या जातक के जन्म के समय कहें, जितने भोगांश पर सूर्य, जितने अंश कला विकला का सूर्य स्थित है, ठीक 365 दिन 6 घंटे, बात समझ रहे हैं ना, 9 मिनट 10 सेकेंड पे उतने ही अंश पे वो आएगा, ये तो तय है जी। तो जब उतने अंश पर आएगा तो वो जो समय होगा ना, उस समय पर जो कुंडली निर्माण होगी उसी को वर्ष कुंडली कहेंगे, और किसी ग्रह से कोई लेना देना नहीं है। अब समझ सकते हैं कि ये ताजिक की बात हो गई, केपलर का सिद्धांत बहुत बाद में आया हुआ है, लेकिन उस समय पर भी ये सूर्य सिद्धांत में बताया गया कि हम लोग हर एक साल की कुंडली को किस तरह से प्राप्त करें। उसके बाद संभव हुआ तो हम आपको हर एक महीने का भी कुंडली प्राप्त करने का तरीका बताएंगे, जितना समय मिल पाएगा उतना काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब है कि हमको इस कश्यप जी, हम आप लोगों को बहुत विनम्र निवेदन करेंगे, हम पूछ लें, है ना, तो कोई एक लोग जवाब दें, बाकी क्वेश्चन आवर होता है हमारा। तो यहाँ पर हम 1 महीने वाली, हाँ, महीने वाली पत्रिका भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, और उसको कैसे समझा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम किसी भी चीज की सूक्ष्मता में जाते हैं तो हमको थोड़ा अधिक अध्ययन करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से भी आप यदि कहेंगे कि अगर मकान खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे, अब यहाँ गोचर नहीं लगता। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग ना बड़े तरीके से काम कर लेते हैं, वर्ष कुंडली पर भी गोचर लगा देते हैं, यहाँ गोचर नहीं लगता। ऐसा यदि आप सुनते हो तो गलत सुनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक साल को हमने दशाओं में टारगेट करके बांध लिया, ठीक है, तो यहाँ पर कभी गोचर नहीं लगेगा। यहाँ जो हम अध्ययन करेंगे वो बिल्कुल होरा से, पराशरी सिद्धांत से ताजिक सिद्धांत अलग होता है। ये भी उसी सिद्धांत से पैदा हुआ है, लेकिन इसका सिद्धांत कुछ अलग होता है, और ये सिर्फ वर्ष कुंडली पर लागू होता है। इसीलिए पहले दिन हमने आपको बताया था कि मित्र दृष्टि होता है, शत्रु दृष्टि होता है और सम दृष्टि होता है। यहाँ शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ और अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ नहीं होती। तो यहाँ पे हम लोगों को इस बात को हमेशा से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमको गोचर घुमाने की जरूरत नहीं है। लग्न पत्रिका में जब हम देखेंगे और संतुष्ट हो जाएंगे, दशा देख करके संतुष्ट हो जाएंगे, गोचर देख करके संतुष्ट हो जाएंगे, तो फिर उस वर्ष का वर्ष कुंडली भी देख लेते हैं कि क्या इसी साल शादी निश्चित हो गया, तो वो वर्ष कुंडली भी आपके शादी का, पदोन्नति का, मकान खरीदने का, गाड़ी खरीदने का संकेत जरूर देगा। तो क्या होता है कि उस प्रधान कुंडली को समर्थन करने के लिए भी वर्ष कुंडली का अध्ययन किया जाता है। अब जो जिस पे बरदहस्त हैं, एक आप लोगों को बता देते हैं कि पारस भाई परिवार चलता है, रात में 12-1 बजे जब टीवी खोलेंगे तो वो माता जी का जो है ना बड़ा भक्त है, और वो नाचते गाते हुए और काली माता का फोटो लिए हुए यही वर्ष कुंडली बेचते हैं, ठीक है। वो उनकी जो पत्रिका आप मंगाएंगे 3100-5100 जो भी रेट वो रखे होंगे, वो यही वर्ष कुंडली बना करके आपको भेज देते हैं, और ये सॉफ्टवेयर बड़े अपने माध्यम से बना देता है, और हर एक लोग अपना नाम डाल सकते हैं, उसमें बड़ी बात नहीं है। और आजकल तो जानते हैं कि उपाय अपाय सारा कुछ लिखा रहता है।
तो लोग तो सोचते हैं कि तो बड़ी बहुत बड़े हैं कि हमको 1 साल के लिए बड़ा ये दे दिया और कुछ नहीं। और नाच कूद करने से कैसे ज्योतिष आता है मुझे नहीं पता। हमने बहुत लोगों को देखा कि वो भजन वजन गाते हैं, वो भी ज्योतिष बन जाते हैं। तो भजन अच्छा गा लें वो ज्यादा अच्छा है, ज्योतिष बनना है तो यहाँ कहा गया, इस युग में कम से कम ये जरूर कहा गया है कि शांत चित्त होकर के आप इस विषय को पढ़ें। यदि आप शांत चित्त होकर के इस विषय को नहीं पढ़ते हैं तो ये विषय आपके समझ में नहीं आएगा। तो अगले क्लास में जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करूंगा। दूसरा चीज कि आगे दशा के लिए हम अब नहीं बताएंगे। दशा समझ रहे हैं ना आप लोग? हम जाता चाहते हैं कि हम ये फलित का ही कोर्स करा रहे हैं, तो दशा कंप्यूटर निकाल के आपको दे देगा जी। हम जैसे निकालते हैं वो आप समझ ही रहे हैं। YouTube पे आज नहीं तो कल डाल ही देंगे। तो यहाँ पे हम लोग उतना कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। यहाँ इसलिए जाना जरूरी था कि मान लीजिए 1 दिन का मेरा समय लग गया, लेकिन आपके दिमाग में ये आ गया कि क्या क्या चीज हमको लेना है। समझ गए ना? अगर कोई किसी भी सभा में पूछ लेता है कि ध्रुवांक किसे कहते हैं, पता ही नहीं है, 20 साल के लोगों को पता नहीं चलता, अनुभव करने वाले ज्योतिषियों को। तो इसीलिए ये समझना जरूरी है। आप कभी भी 2-3 लाइन में इसको किसी को भी समझा सकते हैं। अब आते हैं कि सबसे ज्यादा जोर आप देखते ही होंगे, ये नीच दृष्टि है, उच्च दृष्टि है, शत्रु दृष्टि है, मित्र दृष्टि है, पंचमेश देख रहा है, नवमेश देख रहा है, ऐसा बोलते हैं। और हम ऐसा नहीं बोलते, हम तो साधारण यही कहते हैं कि शुभ ग्रहों की दृष्टियां शुभ होती है और अशुभ ग्रहों की दृष्टियां अशुभ होती है। हम तो इतना ही बोल के काम चला लेते हैं। तो ये चीज आप लोगों को यहां समझ में आएगा कि यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया गया कि 3 ही प्रकार की दृष्टियां होंगी, मित्र दृष्टि, शत्रु दृष्टि और सम दृष्टि। आप लोग विवेचना से समझ जाएंगे कि 3 ही प्रकार की दृष्टियों का वर्णन क्यों कहा गया। अब वो विवेचना क्या है थोड़ा थोड़ा हम आपको पीछे ले चलेंगे, ताकि वहां जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन था या रहा होगा, आपने पूरा एडवांस पढ़ लिया, हमारे मैक्सिमम लोग हैं, और जो पढ़ रहे हैं उनको भी ये समझ में आएगा। ऐसा नहीं जमील कि तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वहां पे हम लोग क्या कहते थे कि 3-11 का एक्सिस बड़ा अच्छा है, यही पढ़ाया ना मैंने। 5-9 त्रिकोण स्थान है, यही पढ़ाया ना मैंने। तो अब यहां अब क्या कहता है, ताजिक में उसी चीज को दूसरे रूप में कैसे लिया। कहता है अब मित्र दृष्टि और शत्रु दृष्टि में भी 2-2 भाग हैं। पहला भाग प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि और दूसरा भाग गुप्त मित्र दृष्टि या अप्रत्यक्ष मित्र दृष्टि, जो भी आप समझें। तो यहां जो मित्र दृष्टि है, तो वो मित्र दृष्टि कहा गया कि तीसरे, 5वें, 9वें और 11वें, इन चारों भावों में बैठे ग्रह जो आपस में दृष्टि रखते हैं उसको मित्र दृष्टि बोलते हैं। ठीक है? तीसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव में बैठे ग्रह, अर्थात तीसरा भाव में जो बैठा है वो 5वें को भी देखेगा, 5वें जो बैठा है वो तीसरे को भी देख रहा है, 11वें जो बैठा वो 5वें को भी देख रहा है, 9वें को भी देख रहा है और तीसरे को भी देख रहा है। ये क्लियर हो गया? तो तीसरा, 5वां, 9वां और 11वां भाव में बैठे ग्रह आपस में मित्र दृष्टि रखते हैं। अब इसमें आ जाइए, इसमें 2 भाग करना है हमको। पहला भाग है प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि। प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि के लिए हमेशा त्रिकोण आगे आएगा, अर्थात एक दूसरे से यदि कोई ग्रह 5वें या 9वें स्थान में स्थित हो तो वो प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि रखते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों को?
कि कोई भी ग्रह अगर त्रिकोण में स्थित है तो वो क्या रखेगा? प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि रखेगा। ठीक है। अगर लग्न में कोई ग्रह बैठा, 5वें में कोई ग्रह बैठा, 9वें में कोई ग्रह बैठा, तो लग्न वाला 9वें को भी देखेगा तो 9-5 का होगा, 5वें और 9वें में भी देखेगा तो भी 9-5 का होगा। अर्थात आपस में त्रिकोण में बैठे ग्रह मित्र दृष्टि में प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि रखते हैं। यह क्लियर हो गया। अब गुप्त मित्र दृष्टि, हमेशा तीसरा और 11वां स्थान अशुभ स्थान बताया गया है। तीसरा, छठा और 11वां स्थान अशुभ स्थान है, लेकिन तीसरा, छठा, 10वां और 11वें को उपचय भी कहते हैं, जिसको वृद्धि स्थान कहते हैं। तो किसी भी जातक के लिए जब पराशरी सिद्धांत में हम पढ़ने जाते हैं तो तीसरे में लग्नेश गया है तो कहते हैं अपने बाहुबल से जीवन में तरक्की करेगा। लग्नेश लाभ में गया है तो बढ़ोतरी हो गई, यहां तक कि लंबाई भी बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि तीसरा और 11वां भाव आपको सपोर्ट करता है। बात को समझना है। लेकिन वो आपके लिए अशुभ कहा गया है, उस लग्न के लिए वो भाव अशुभ कहा गया, लेकिन लिटरली वो आपको सपोर्ट करता है और अच्छा कहा गया। रिजल्ट के हिसाब से तीसरा और 11वां भाव, तीसरा और 11वें भाव में बैठे ग्रह, तीसरे और 11वें के अक्ष में स्थित ग्रह रिजल्ट अच्छा करते हैं। ये हम लोगों ने पहले सीखा हुआ जी। तो यही तीसरा और 11वें भाव में जो बैठा ग्रह है वो जब आपस में दृष्टि डालते हैं तो अब उसको ताजिक में क्या कह दिया गया? गुप्त मित्र दृष्टि। वो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट पूरी ताकत लगा देते। जैसे कि अभी हमारे यहाँ अभी वो चिराग पासवान गुप्त मित्र दृष्टि मोदी जी के प्रति रखा है, समझ रहे हैं ना? ऐसे ही चलता है। तो अलायंस नहीं है, लेकिन वो मोदी जी को कहता है कि मेरे हृदय में रहते हैं, हनुमान हूं मैं उनका, मेरे हृदय में मोदी जी बसते हैं। तो ये हो गया गुप्त मित्र दृष्टि। ठीक है। तो तीसरे और 11वें में बैठे ग्रह आपस में गुप्त मित्र दृष्टि रखते हैं। ठीक है ना। अब आगे शत्रु दृष्टि की बात कर लेते हैं। तो एक दूसरे से केंद्र में, समझ गए ना? तो एक दूसरे से केंद्र में यदि कोई ग्रह हो तब हम लोग क्या कहते हैं कि ये शत्रु दृष्टि रखता है। अर्थात पहले में कोई ग्रह बैठा हो, चौथे में कोई ग्रह बैठा हो, 7वें में कोई ग्रह बैठा हो और 10वें में कोई ग्रह बैठा हो, तो वो आपस में शत्रु दृष्टि रखेंगे। ठीक है जी। अब यहां पर भी समझिएगा, सिर्फ हम यही कहते हैं कि मैं अपना परिश्रम आपको बड़े सरलता से देना चाहता हूं, इसीलिए सिर्फ समझिएगा। और होरा से कैसे जोड़ते हैं ये आप देखिएगा। ये प्रयास न सिर्फ मेरा है कि मैं इस दृष्टि को और होरा में आपको क्या पढ़ाया और यहाँ किस तरह से बताना चाहता हूँ, आगे जाकर के आपको न हर जगह ये लागू होता हुआ मिलेगा। इस बैलेंस को समझने का प्रयास कीजिएगा, तब आपको इस क्लास का आनंद मिलेगा। तो कहते हैं पहले, चौथे, 7वें और 10वें स्थान में जो ग्रह बैठा है वो शत्रु दृष्टि है आपस में। अब इसमें प्रत्यक्ष शत्रु और गुप्त शत्रु की बात आती। तो कहते हैं जो एक साथ बैठे हों, अर्थात जो युति कर रहे हों, और जो एक दूसरे से 7वें स्थान में बैठे हों। इसको बोर्ड पे बनाने की जरूरत है या आप लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? हाँ, एग्जाम पे लाएगा तो बाद में समझ लेंगे। समझ रहे हैं सर? समझ रहे हैं। हाँ ठीक है। तो जरा सा भी किसी को भी दिक्कत हो तो बोलिएगा, बोर्ड बगल में। मैं तुरंत 1 मिनट रुकिए, आप लोगों को मैं दीजिए गुरुजी। हाँ हाँ
अब आप लोगों को बोर्ड पे इसलिए नहीं लाया, उसका भी रीजन होता है, लेकिन आ गए हैं तो अब क्लियर कर देते हैं। अर्थात ये तीसरा है, ये 11वां है, ये 5वां है, ये 9वां है, ये मित्र दृष्टि रखता है। बात समझ गए? अब ये 2 बारी हमने एरो लगाया तो ये लोग क्या रखेंगे? प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि रखेंगे, और ये दोनों क्या रखेंगे? अप्रत्यक्ष मित्र दृष्टि रखेंगे। लेकिन ये भी देखिए 1 2 3 है ना, और यहां से ये 11वां है, तो इस दोनों में फिर क्या रिलेशन होगा ये समझिएगा। ये अप्रत्यक्ष मित्र दृष्टि, गुप्त मित्र दृष्टि हो जाएगा। अब यहां से ये 5वां है, तो ये हम क्या कहेंगे कि प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि हो गया। अब कोई ग्रह यदि यहां भी बैठा हो तो यहां से ये 5वां है ना, तो ये प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि हो जाएगा। और यहां बैठा ग्रह, इसके लिए 1 2 3, ये अप्रत्यक्ष मित्र दृष्टि हो जाएगा। ये समझ गए? अब ये हम केंद्र त्रिकोण में सिमट करके नहीं रहते। अब मान लीजिए कि कोई ग्रह यहां बैठा है और कोई ग्रह यहां बैठा, समझ रहे हैं ना? तो ये क्या है? 1 2 3 4 5, ये मित्र दृष्टि हो गया ना जी। यहां एक दूसरे से कहा जा रहा है, समझ रहे हैं ना? ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों का ना सबका? केंद्र स्थान इसको बोलते हैं। हम कोई एक ग्रह बिठा लेते हैं, गुरु। अब ये आपस में गुरु, अब मान लीजिए यहां शनि है, मंगल है, सूर्य बुध है, शुक्र भी मान लेते हैं, माना, ठीक है, और यहां चंद्रमा मान लेते हैं। अब क्या है कि ये सभी ग्रह आपस में क्या रख रहे हैं? शत्रु दृष्टि। अब इसमें प्रत्यक्ष शत्रु ये दोनों रखते हैं। पहला शत्रु। या इसके साथ यदि मंगल यहां हो गया तो ये मंगल गुरु भी आपस में दृष्टि रख लिए, और वो कौन सा दृष्टि रख लिए? प्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि रख लिए, ठीक है। और सामने में भी। अब आ जाइए, हम आपको पढ़ा देते हैं। पंचधाम मैत्री आप लोगों ने पढ़ा था, इसीलिए कहते हैं कि हमारे ज्योतिष में ये बड़ी खूबी है कि आप सिर्फ बैलेंस में चलिए तो आपको सब चीज दिखेगा। ये प्रत्यक्ष शत्रु है। हम लोग क्या कहते हैं? 1 2 3 घर आगे वाला मित्र होता है, यही पढ़े थे ना? और 1 2 3 घर आगे वाला मित्र, पीछे वाला भी मित्र होता है। तो जब ये मित्र होता है तो ये प्रत्यक्ष आमने सामने वाला, अर्थात ये 6 7 8 में आता है, 4 5 6 में आता, ये पंचधा के हिसाब से ये डायरेक्ट शत्रु में आता है। साथ बैठे ग्रह और यहां बैठे ग्रह, और ये चूंकि वहां हमको मित्र के लिए बताता है तो इसीलिए इसको प्रत्यक्ष शत्रु नहीं बनाता, ये गुप्त शत्रु होता है, समझ गए? अब ये किसी भी स्थिति में हो, अर्थात अब हम आपको कहते हैं कि केंद्र कोई भी हो सकता है, कहीं से भी हम केंद्र की गणना कर सकते हैं। अगर कोई ग्रह यहां बैठा हो तो 1 2 3 4 यहां बैठा, 5 6 7 यहां बैठा, 8 9 10, ये ग्रह भी आपस में शत्रु दृष्टि रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें जी। अब आ जाइए, समदृष्टि। तो समदृष्टि के लिए दूसरा, 12वां, छठा, 8वां, जिसको हम लोग साहचर्य के नियम से टटोलते हैं। क्या होगा? अच्छा होगा या नहीं होगा? कहीं से भी दूसरा 12वां हो जाएगा। एक, अब यहां से यहां कोई ग्रह बैठा है, यहां ग्रह है, तो इस ग्रह के लिए ये दूसरा है और ये 12वां है। बात समझिएगा। इस ग्रह के लिए ये छठा है, ये 8वां है, ठीक है।
तो ये जो आपस में एक दूसरे से दूसरे बार में, यहां भी कोई ग्रह मान लीजिए बैठ गया, तो ये छठे आठवें यहां है, तो यहां बैठा, यहां बैठा, यहां बैठा, तो ये 2, 6, 8, 12 एक दूसरे से दूसरे छठे और आठवें और 12वें स्थान में बैठे ग्रह क्या करेंगे, एक दूसरे को समदृष्टि। तो हमको उम्मीद है कि हमने कोई पराशरी सिद्धांत तोड़ा भी नहीं, और वहां जो एक टेक्निक हम आप लोगों को हमेशा बताने का प्रयास करते रहते थे कि हमेशा कोई जिद पकड़ के हम ज्योतिष को न पढ़ें, हमेशा दिमाग को फ्लेक्सिबल रहने दें, तो ये आपको यहां पर आकर के क्लियर होगा। समझ गए ना? तो हम लोगों को दृष्टि, ताजिक दृष्टि और पराशरी दृष्टि दोनों में बड़ी भिन्नता रखनी है। समझ रहे हैं? दोनों को अलग अलग तरह के समझेंगे, ठीक है? दोनों में समावेश नहीं करेंगे। मैं कम से कम बहुत सारे ऐसे विद्वानों को जानता हूं जो जैमिनी में भी पराशरी दृष्टि लगा देते हैं और वर्ष कुंडली में भी पराशरी दृष्टि लगा देते हैं, और यहां भी आपको उच्च नीच बता करके चले जाते हैं। समझ रहे हैं ना? और हम लोगों को, हम अब जिस विषय को पढ़ते हैं उसी विषय पर अधिक ध्यान देते हैं। अब यहां जब दशाएं ही छोटी छोटी होंगी, 2 दिन में 1 दिन में दशा ही निकल जाएगा, तो हमको गोचर लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? जितने अंश में एक सूर्य एक डिग्री गोचर करेगा, उतने दिन में तो यहाँ सूर्य की दशा समाप्त हो जाएगी, अगर प्रत्यंतर दशा की बात कर रहे हैं तो। समझ गए ना? तो इसीलिए कभी भी ताजिक में गोचर का प्रयोग नहीं होता, और ताजिक के दृष्टियां भिन्न होते हैं। यहां पर कोई नपुंसक ग्रह नहीं कहे जाएंगे, यहां पर शनि और बुध को भी स्त्री ग्रह कहेंगे, ठीक है ना? तो इन बातों को समझना है। बाकी आप लोगों के लिए बेनिफिट क्या है कि सारे भाव और सारे ग्रहों के गुण स्वरूप वैसे ही होंगे जैसा होरा पराशर में आपने पढ़ा है। ऐसा नहीं होगा कि वर्ष कुंडली में अब चतुर्थ से माता का विचार नहीं होगा। समझ गए? दशम से करियर का विचार नहीं होगा, ये नहीं होगा। वो सारे कारकत्व जो पराशरी सिद्धांत में पढ़े हैं वही गुण स्वरूप ग्रहों का रहेगा। उन गुण स्वरूपों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उन भाव के कारकत्वों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल। समझ रहे हैं? अब परिवर्तन यहां क्या आएगा कि यहां ताजिक में कुछ विशेष अधिकार ग्रह को प्राप्त होगा। जैसे कोई वर्ष कुंडली का लग्नेश होगा, तो कोई जन्म कुंडली का लग्नेश था वहां जी, तो यहां भी कोई वर्ष कुंडली का लग्नेश बनेगा। वर्ष कुंडली में जब हम लोग पंचाधिकारी प्राप्त करेंगे तब हम किसी को वर्षेश बनाएंगे, अर्थात उस पूरे साल के लिए उस वर्ष कुंडली का स्वामित्व किसके पास चला गया। ठीक है? और तीसरा महत्वपूर्ण चीज, इसमें एक ग्रह और आते हैं जिसको पढ़ने की जरूरत है, वो होता है मुंथेस। हर एक साल जन्म के समय मुंथा लग्न में होता है। एक साधारण अभी बता देते हैं, आगे बिल्कुल क्लियर बताएंगे। और हर साल वो दूसरे भाव में गुजर करते रहता है। वो भाव से गुजरता है, राशि से नहीं। राशि तो आप जब निर्माण करते हो वर्ष कुंडली तब वहां आता है, ठीक है ना?
तो अब जिस राशि में मुंथा होता है उसका स्वामी मुंथेस कहलाता है। और हर साल चूंकि मुंथा भाव बदलता है, उसी के आधार पे राशि भी बदल जाती है, तो वो जो मुंथेस का फल होता है उस फल को वर्ष कुंडली में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। समझ गए ना जी। अब इसमें जो योग बढ़ाए गए जाएंगे आपको, वो 16 प्रकार के योग हैं, जिसका नाम जैसे ये ताजिक है, मुंथा बोलते हैं, मुंथेस बोलते हैं, वैसे वहां इत्थसाल, इंदुवार, ऐसे योगों का नाम बोलेंगे। ठीक है, जो दोनों जगह काम आएंगे, वर्ष में भी काम आएंगे और प्रश्न में भी काम आएंगे। तो वहां ताजिक योग बोलते हैं, उसको नभस योग नहीं बोलते हैं। जैसे जहां नभस योग बोलते हैं, पराशरी में आप देखेंगे नभस योग लिखा रहता है, लोग बस योग। ठीक है ना। तो यहाँ हम नभस योग पढ़ते हैं और वहां हम क्या पढ़ेंगे, ताजिक योग पढ़ेंगे। समझ गए ना। अब राज लगा दीजिए आप, राजयोग हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ ताजिक में कुछ योग अच्छे प्रभाव देने वाले होंगे और कुछ योग अच्छे प्रभाव देने वाले नहीं होंगे। ठीक है ना। तो ये चीज पहले ही एकदम दिमाग में क्लियर कर लीजिए। बाकी हम आप लोगों को बताए हुए हैं कि जितना बेसिक पढ़े हुए हैं ना, सबको एक बारी रिकॉल कर लीजिए। दिवावली, रात्रिवली, दीर्घ, हरस्व, समझ गए। अग्नि, पृथ्वी, चर, अचर, धातु, मूल। जिसको जो नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, बीच में कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, डाल दीजिएगा, मेल डाल दीजिए, कोई बात नहीं। अब हम आप लोगों से प्रश्न लेते हैं। विश्वकर्मा जी, सबसे पहले आप ही से लेते हैं, बोलिए। नहीं सर। है कोई प्रश्न है आपके पास? नहीं सर, नहीं सर। थैंक यू सर। चलिए, तो आप लोगों को इंतजार करना है, ठीक है ना। पंकज जी बोलिए, प्रश्न बोलिए। गुरुजी, सम दृष्टि में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दृष्टि नहीं होती है क्या? नहीं, उसमें कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं। सम में क्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होगा भाई। आप हमारे यहाँ आए, निमंत्रण खाए, लिफाफे में 501 दिए, हमको भी जाके 501 देना है। इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहाँ दिक्कत है? ठीक है ना। बराबर, जो आप किसी घर में किसी बच्चे के बर्थडे में जाते हैं और वहां यदि सिर्फ हैप्पी बर्थडे और ताली बजाने गए हैं तो इट मीन्स कि ठीक है। और यदि वहां जाते हैं और अब घर वाले के साथ मिलकर के उनको सहयोग भी करते हैं, तब ना मित्र और शत्रु। गए हैप्पी बर्थडे बोले, ताली बजाए और पाए और घर आए, तो सम है। तो सम में कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं है। आ गए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। मित्र और शत्रु में ही प्रत्यक्ष और गुप्त है। जी कश्यप जी। सर, मेरा एक प्रश्न था, जो अभी आपने समझाया था 6 जून 81 जो डेट ऑफ बर्थ बताई थी सर, तो इसमें से 39 ईयर तो कंप्लीट हो जाते हैं सर 6 जून 20 को। वो सब आप देख लीजिएगा, अगर कम हो गया होगा तो ज्यादा कर दीजिएगा। कंफ्यूजन ये था सर कि 39 कंप्लीट हो जाए तब ये बनती है कि फिर 40 साल की बनती है? नहीं, पहले 39 के लिए जो बनेगा तो 38 कंप्लीट होगा तब ना 39वें वर्ष के लिए आपका 1 साल कंप्लीट होगा तब तो दूसरे वर्ष के लिए बनेगा। तो जो पूर्ण वर्ष है, जस्ट मैं समझा देता हूं, पूर्ण वर्ष जो 1 साल पूर्ण, 10 साल पूर्ण, 5 साल पूर्ण, तो पूर्ण वर्ष का ध्रुवांक निकाल लेना है, तभी तो हम अगले साल का ज्ञात करेंगे। समझ गए? जी जी। अब वो माइनस करके यदि 39 हो रहा हो तो वो लोग आप वो सब आप करेक्ट कर लीजिएगा। गणित में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि 3-4 चीज संभालना है। कैमरा भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, वो बोर्ड भी देख रहे हैं, और कान में ये इतना बड़ा जो है सो ये भी निकल ना जाए कंप्यूटर से थोड़ा लंबा वाला बांधे हुए। ठीक है ना, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सर दूसरा सर मुंथा क्या कहलाता है, समझ में नहीं आया। वो जब समझाएंगे तब समझ में आएगा। आज कहाँ, आज तो हम आपको नाम बताए हैं, ठीक है ना। तो जब राम जान गए तो अब राम का बखान भी जान जाएंगे, चिंता मत कीजिए। हाँ,
कुलकर्णी। गुरुजी ये आपने जो बताया ये सारा सिर्फ D1 पे लगेगा। D1 कहाँ है? हाँ, वर्ष के D1 पे लगेगा। वर्ष के D1, हाँ मुझे वही पूछना था कि ओरिजिनल पत्रिका पे नहीं लगेगा, वर्ष के D1 पे लगेगा। जी, ये वर्ष कुंडली के लिए। हाँ, और वर्ष कुंडली में ज्यादा वर्ग उर्ग में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं उतना ही बताऊंगा जहां से आप रिजल्ट लेकर के निकलो। ऐसा नहीं कि छोड़ दिए तालाब में और मछली मिल ही नहीं रहा, समझ गए ना। पहले हमने आपको कहानी बताया हुआ कि हम वहां तक बताएंगे जहां तक से आप रिजल्ट लेकर के निकलो। जी सहगल जी। गुरु, आपने बोला था कि जैसे कोई भी डेज ऑफ बर्थ है हमारा, जैसे शनिवार था, वो हमने दे पकड़ना है कि हमारे एक दिन आगे या पीछे हो। अगर वो तीसरे फोर्थ डे पड़ता है फिर क्या करेंगे? गणना गलत है। अच्छा, फिर से गणना करना पड़ेगा। फिर ये मैथमेटिक्स है ना सर। अच्छा। गणित में फिर गलती हो गया है कहीं, फिर से चेक कीजिए। मतलब लास्ट वाला जो थोड़ा सा वो आवाज आया ना, वो दिमाग से उड़ गया तो उड़ ही गया, फिर आया नहीं। मैंने आपको, हमको स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, समझ रहे हैं अभी तक। और मैं कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा याद करने का कोशिश करूंगा तो जो भी अभी बता रहा हूँ भूल जाऊंगा, क्योंकि जो मैंने दिमाग में रखा ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमको बीच में न टोकें। जी बोलिए जी। एक दिन आगे या पीछे ही आएगा वो? बस एक दिन आगे पीछे वार आना है, उससे ज्यादा आगे पीछे नहीं आएगा। ठीक है जी शर्मा जी। सर ये वर्षेश और मुंथेश हर साल बदलेंगे? जी सर, हर साल बदलेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये आप ही की वजह से बोर्ड पे आए हैं। अच्छा लगा ना आप? सर बहुत बढ़िया लगा आज का। सर अच्छा लग रहा है सर। हाँ, जो जरूरत होगा ऐसे भी हमको, हमारे लिए ये सरल है। वो टाइप करो, ये बनाओ, बड़ा मुश्किल काम है, दिन भर मेरा खर्चा होता है, ठीक है ना। सर वो मैंने एक पूछना था कि एक आचार्य जी आते हैं, वो जैसे आज तारीख है 23 तारीख, जिसका आज बर्थडे है वो उसका वर्षेश उस दिन का निकाल देते हैं, वो कैसे? दिन का निकलता है सर, बता देंगे, हमने कहा। लेकिन वो बर्थडे के हिसाब से जो निकाल करके बताते हैं ना, हाँ जी सर, उनको घर पे बुला लीजिएगा। मैं अपने तरफ से 21,000 रुपये दक्षिणा दूंगा, वो नहीं निकाल पाए, छोड़ दीजिए। जी सर। ये सब बोलते हैं बर्थ डेट के आधार पे, उनको जो भी मर्जी बोल जाए। हम मान लीजिए कि अगर कोई पत्रिका रख करके और अपने हिसाब से रिजल्ट बता देंगे तो आप हमको पकड़ पाइएगा कि गलत बोले कि सही बोले? जी सर। नहीं पकड़ पाइएगा, ठीक है ना सर। तो वही हाल है और कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने कहा महीने का बनता है सर, दिन का बनता है, सब बनता है। धीरे धीरे चलते हैं हम लोग। पहले कुछ ऐसा हो जिससे कि हम अच्छी तरह से इसको पकड़ सकें। बारीक में जाने के लिए हम आप लोगों को पहले ही बोले हैं कि वेदांग के एक अंगों को पढ़ने के लिए 12 बरस लगता है, समझ गए। तो 12 बरस सुबह से शाम तक वो गुरु जी के घर पे ही वहीं भोजन करना, वहीं चटाई लेकर के पड़े रहना, तब लगता है। यहाँ हम लोग 6 महीने में क्या क्या नहीं सीख जाते। तो अपनी भी एक ये है, क्या कहते हैं, फिर भी अच्छा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और प्रश्न सुप्रिया जी, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये बता दीजिए। समझ में आ रहा है सर, गुरुजी समझ में आ रहा है। हाँ, दिक्कत होगा तो हमको बिल्कुल बताएंगे। विपिन जी नमस्कार। नाम गुरुजी। हाँ में आ रहा है, आ रहा है। आपने जो अभी दृष्टियां बताई है ना, हाँ वो रिकॉर्डिंग सुन के फिर उसमें कुछ दिक्कत होगी तो पूछेंगे आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अनामिका जी। जी सर। समझ में आ रहा है? जी। अब ये नहीं सोचना है कि कितना पढ़ना है। बहुत लोग ये सोच के भी लेते हैं कितना पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जितना पढ़ेंगे, हम आज भी पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए जितना पढ़ेंगे उतना पढ़ते रहेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये जब तक हमारे साथ है तब तक ये चीज नहीं हो कि हम नहीं समझे, ठीक है ना। नहीं समझे तो हमारा क्लास आगे नहीं बढ़ेगा, हम समझाएंगे तभी आगे बढ़े, ठीक है ना। जी। जयंत शर्मा जी, समझ में आ रहा है ना आपको?
बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है सर। वेरी गुड, चलिए। बिल्कुल। हाँ जमील बोलो। सर एक छोटा मुंह एक बड़ी बात करना चाह रहा था। नहीं आप है ना एक ब्लूटूथ ले लीजिए वायरलेस वाला जो होता है ना, तो फिर क्या है कि आपको इधर चिपक के नहीं बैठना पड़ेगा, आप फ्रीली हिल चिल सकोगे। अच्छा कोई बात नहीं, वो एक क्या है ना कि ब्लूटूथ मैंने एक बारी ट्राई किया था, समझ गए। अब धीरे धीरे ना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो रहे हैं, मोदी जी तो है नहीं तुरंत हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि तो उसमें क्या है कि ब्लूटूथ में जब यहाँ से आवाज जाता है, फिर वो दूसरा सिस्टम, फिर तीसरा, फिर आपके पास। गुरुजी एक सवाल पूछना था आपसे, एक संशय था, ताजिक कुंडली और वर्ष कुंडली दोनों सेम है? हाँ हाँ हाँ, ताजिक और वर्ष में, ताजिक में वर्ष और सूर्य बेस्ड है? हाँ सूर्य से वर्ष। ताजिक सूर्य बेस्ड है और वर्ष? ना ना ना, ताजिक जो है ना शब्द प्रयोग किया गया, समझ गए ना। अब यहाँ पे ना ताजिक शब्द से एक पुस्तक आया जिसमें वर्ष कुंडली और प्रश्न कुंडली की चर्चा है। तो जैसे लेकिन हो रहा जैसे सॉरी मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, जैसे जे हो रहा सॉफ्टवेयर में ताजिक कुंडली अलग से बन के आती है, वर्ष कुंडली अलग से बन के आती है। तो मुझे नहीं पता है, मैं चेक करूंगा, ठीक है। हाँ जी लेकिन हाँ जी ठीक है। तो बन के अब वो ताजिक में अगर डेट का या महीने का कुंडली बना दे रहा हो तो अलग, नहीं तो वो प्रश्न कुंडली बना देता होगा, समझ गए ना। हाँ इसके बारे में जानना था बस, ठीक है। कोई मैं चेक करूंगा उसके बाद। यहाँ ताजिक शास्त्र के अंदर, जैसे होरा पराशर शास्त्र के अंदर हम लोग लग्न वर्ग चार्ट वगैरह देखे, वहाँ ताजिक में थोड़ा सा जो भिन्नता है बस वही है और कुछ नहीं है। इसीलिए हम थोड़ा पढ़ाने में ना प्रयोग करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वर्ष कुंडली और प्रश्न कुंडली ही बोले, और ताजिक थोड़ा सा, कोई बात नहीं, वो शब्द से भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। और कदम जी, कदम जी आवाज मिल रही है? हाँ समझ में आ गया सर, सब समझ में। चलिए ठीक है। अंजलि रघुवंशी जी? जी सर समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड। तो इसी तरह से आप लोग समझते रहें, आज इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग बढ़ेंगे और ज्यादा गणित पे जोर नहीं देंगे, यदि आप लोग कहेंगे तो जोर दे देंगे, और अगर चल जाए काम तो हम फिर भी पंचाधिकारी के लिए वर्सेस निकालने के लिए ये सब गणित बताएंगे, ठीक है ना। अब ये दशा वसा कैलकुलेशन सब तो एक एक दिन वो टाइम खाने वाली बात है, और मैं वो काम नहीं करना चाहता। तो जहाँ जरूरत है ना कि जहाँ आपको ये क्लियर हो जाए कि हम कैसे इस चीज को समझें, वहाँ गणित ले लेंगे, बाकी का हम लोग हल कथन पे ज्यादा जोर डालें, ठीक है। ठीक है सर। सॉफ्टवेयर कौन सा है इसके लिए? सर इसी सॉफ्टवेयर में ये निकल जाता है, ये प्रेशर लाइट में? हाँ निकल जाता। ठीक है सर। हाँ वो सहगल जी से संपर्क कीजिए, वो आपको बता देंगे, ठीक है सर, ठीक है। ज्यादा आइडिया, और वो जयपुर में रहते हैं, उधर से ही आता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्लास में, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते।